देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को इतनी जल्दी ड्राइवर कहाँ से आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों पर सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ साथ उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम तो जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस सबसे सांसें तेज लेते रहें, बस हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टर की निगरानी में सौंपा। वो बाहर इधर उधर चल रहा था। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक सुनता आया था। उसने अभी कहीं न कहीं अपने मन में ही स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते हैं कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी नहीं रखे, कोई बेवकूफ हो नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी उस वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी की तो भाग फूट गई जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असल नाम को अब तक जीवित रखा है, पर आज अगर उसके बावजूद कुछ हो गया तो शायद वे भी इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गई। वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी यह समस्या मामूली। डॉक्टर ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर उनके कमरे में छोड़ते हुए बाबूजी एक बार फिर चीखे, छोड़ नालायक, मुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, बावजूद इसके लिए वो नालायक ही है। विवेक और विशाल दोनों ही अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज तक नहीं कि रात को क्या हुआ होगा। बउओं ने भी शायद उन्हें बताया उचित नहीं समझा होगा। यह बिना आवाज दिए ही आ गया, किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाए तो। और आप ही की है। उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते माँ रोने लगी। पूरी बात समझाते हुए कहती रही कि बेटे को ऐसे ना करा करो, और माँ इस बात कहते कहते रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नजरों से उनकी ओर देखा और फिर नजरें जी कर ली। माँ रोते रोते बोल रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। माँ मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, तो क्या सभी होशियारी होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों के घर मकान पुश्तैनी कारोबार रिश्तेदार और रिश्तेदारियों सब कुछ बखूबी संभाल रहा है, जबकि बाकी दोनों जिन्हें अब तक लायक समझते थे वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज्यादा ससुराल का ध्यान रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है, और आप देखो। बाबूजी बोले, सरला तुम भी मेरी भावना नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही न पकड़े तुमने। क्या तुझे भी यह लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटे कह के नहीं बुला पाने का, गले से नहीं लगा पाने का दुख तो मुझे भी नहीं है। क्या मेरा दिल पत्थर का है, बताओ सरला। हाँ सरला, सच कहूँ दुख तो बहुत है, मुझे बहुत होता है, पर उससे भी अधिक डर लगता है कि कहीं उनकी तरह ही लायक न बन जाए। इसलिए मैं इसे पूर्णतः इसे अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा कि ये लायक है। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हो आप। हाँ सरला, यही सच है। अब तुम चाहो ये मेरा स्वार्थ ही कह लो। कहती हुए उन्होंने रोते हुए नजर नीचे किए हुए अपने हाथ माँ की तरफ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपने हथेलियों में भर लिया। अरे अरे ये क्या कर रही हो आप, मुझे क्यों पाप पे भागी बना रहे हो। मेरी ही गलती है, मैं आपको इतने वर्षों में पूरी तरह समझ नहीं पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पर वह नालायक खड़ा खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था। वो भी आंसू से तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़कर अपने बाबूजी को गले से लगा लिया जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झप जाते। यह सोचकर वह अपने कमरे के लिए दौड़ गया। कमरे तक पहुंचा ही था ना बाबूजी की आवाज कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयां कहाँ रख दी, गाड़ी में ही छोड़ दी क्या। कितना भी समझा दो इससे एक काम ही ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाई निकालकर बाबूजी के कमरे की तरफ दौड़ गया।